हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने जो है ना ये चीज़ें देखी अभी क्लास की ना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि होनी इसलिए नहीं चाहिए कि जितनी अभी हमने टेक्स्ट देखा, उसका फॉर्मेट देखा, वो सारा हमारे लिए क्लियर है कि कौन सी लाइन क्या कर रही है, ठीक है। बट स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है जो डिस्कस करनी और डिटेल में, तो हम वो कर सकते हैं डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पीसी से जो डाटा ले रहा है, ये क्लासेस के हम्म। थ्रू जो ऊपर हमने यूजिंग की हुई है वहां से ले रहा है। हाँ, बिल्कुल। यानी कि ये जो यूजिंग होती है ना, ये कह लो कि अब इसको खैर हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये किसी नेम स्पेस के अंदर होती है ना हर क्लास। अब इसके अंदर सिर्फ फाइल की नहीं होगी। यानी कि ये जो आईओ क्लास नेम स्पेस है ना, सिर्फ फाइल की नहीं होगी, इसके अलावा मे भी शायद कोई फोल्डर की भी हो इसके अंदर क्लास। ठीक है, इसके अलावा और भी क्लास, क्योंकि आईओ इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए मे भी इन्होंने और क्लासेस भी डिफाइन की हुई इसकी। सही। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ना ये नेम स्पेसिस को ऐड करते हैं। ये स्कीम में नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो है वो है। तो वैसे अगर मैं इस फाइल के पे जाऊँ, इस वाली पे, ये तो इसने इसके अंदर इतने सारे फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। तो ये जो है ना अभी सिर्फ इसी क्लास की डेफिनेशन दिखा रहा है ये। कल को अगर हम कोई और आईओ की क्लास यूज करेंगे तो तब हम देख सकते हैं उसकी। ठीक है, या अगर आपने और डिटेल में जाना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि वो नेम स्पेस जिसके यानी कि system डॉट आईओ की नेम स्पेस में के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, वो आप देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो डिस्कस किया फाइल की क्लास को की। ठीक है, और इसी तरह इस फाइल की क्लास में क्या क्या डिफाइन हुआ हुआ है। ये देखो, वो जो मैंने आप लोग को बात बताई थी कि ये बैक स्लैश करके आगे जो भी हम डिस्क्रिप्शन हो वो दे दे, तो हमें पास जब वो डॉट करते हैं ना, उसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास आ जाती है। और देखो इसके अंदर कितने फंक्शन है, यानी कि खुद फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके, यानी क्रिएशन के भी है, डिलीट के भी होंगे, खुद राइट के, ये देखो राइट के भी हैं, राइट बाइट। ठीक है, हम्म। तो ये हम आस्ता आस्ता जो है ना, यानी कि इन चीजों को देख लेंगे। असल में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अब आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, ठीक है, तो वो आप इंटरनेट पे जाके जब वो आपको सोल्यूशन मिले ना, तो वो आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, इतना हम सबका यानी कि ग्रिप हो गई है हर चीज में, कि भाई हम उसको खुद समझ सकेंगे उसने लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है इस चीज को। ठीक है, तो अब इधर देख, इधर इसने सिर्फ फॉर लूप एक यूज किया था जो हमें नहीं पता था, और इधर एक यूजिंग था। अब यूजिंग भी हमें पता चल गया कि लिमिटेड ऑब्जेक्ट को जो है ना, कह लो कि मैनेज मेमोरी में तक रखना, वो यूजिंग होता है। कि जहां पे भी हम यूजिंग लगा देंगे, उस यूजिंग के अंदर हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, जब ये जिस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, जब भी ये इसका स्कोप खत्म होगा तो इसको क्या करेगा, डिस्पोज करेगा। प्रॉपर वर्ड प्रोग्रामिंग का डिस्पोज करना, या उसको हम कह सकते हैं कि उसको जो है ना डी एलोकेशन करेगा मेमोरी से, जहां पे भी ये होगा। और इसके बाद फिर हम पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है वो सिर्फ यहाँ तक रहेगा, इतना रहेगा बस। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन और कि हम आगे कंटिन्यू करें अब? ठीक है कर। अच्छा, अब जो है ना हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है, देखने जा रहे हैं, जो कि अभी तक हमारी कंफ्यूजन बनी हुई थी, वो थी ये स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही, यानी कि कह लो कि एक टाइप होती है क्लास की। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, यानी कि एक डिफरेंट वे से इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हुई है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डेंजरस किस्म की क्लास है। ठीक है, स्टैटिक को कब यूज करना है, ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वरना सिर्फ स्टैटिक की यानी कि गलत यूजेस की वजह से बहुत बड़े बड़े पंगे भी हो सकते हैं इन फ्यूचर में। जब एप्लीकेशन पे लोड पड़े या यूजर ज्यादा हो, तो इस तरह के पंगे हो सकते हैं। तो खैर, हम आज स्टैटिक को समझेंगे कि ये स्टैटिक टाइप की क्लासेस होती हैं, ये क्या होती हैं। ठीक है, या स्टैटिक टाइप के फंक्शन है, ये क्या होते हैं। स्टैटिक जो है ना, यानी कि जैसे एक क्लास की टाइप नहीं है। ठीक है, ये स्टैटिक एक वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक एक फंक्शन भी हो सकता है जो कि यहाँ पे है भी। ठीक है, अब हम जो है ना इसको सिर्फ देखेंगे, यानी कि आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कि भाई इसकी ये जो है ना ऐसी खसूसियात है, ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, जो भी है वो आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं। और ऑब्वियसली ये जो पूरा यानी कि कह लो कि ये वाली पूरी जो मीटिंग है,
मैं नहीं समझता कि इसके इसके नोट भी जो है ना एक सॉरी हाफ पेज से ज्यादा बने। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने हैं। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक जो है ना इम्पोर्टेंट क्यों है और डेंजरस क्यों है? ठीक है, जब भी स्टैटिक का कीवर्ड आ जाएगा ना उस फंक्शन के साथ, ठीक है, यानी कि स्टैटिक किसी भी फंक्शन को या वेरिएबल को या क्लास को स्टैटिक बनाने के लिए सिर्फ ये कीवर्ड इनफ है। ये कीवर्ड लगाने से जो है ना वो हमारी क्लास स्टैटिक बन जाती है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट के लिए आ सके, हम ये वाली जो क्लास है ना स्टूडेंट की, इसको हम स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्लास स्टैटिक बन गई है। ठीक है, अब जब ये क्लास स्टैटिक बन गई ना, इसकी एक खसूसियत तो ये है कि अगर क्लास स्टैटिक हो जाए ना, तो उसके अंदर नॉन स्टैटिक ना तो वेरिएबल हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक ना ही फंक्शन हो सकते हैं। क्योंकि वो क्लास ही अगर स्टैटिक हो गई है तो उसके अंदर जितने फंक्शन अब डिफाइन होंगे वो भी स्टैटिक होंगे, और जितने वेरिएबल डिफाइन होंगे वो भी स्टैटिक होंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, सॉरी डेफिनेशन ही बिहेवियर है। ठीक है। हाँ, अगर आपकी क्लास स्टैटिक नहीं है, अब जो है ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर जो वेरिएबल यूज करें वो स्टैटिक करें या ना करें, उसके अंदर जो फंक्शन यूज करें वो स्टैटिक करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप वाइड, इसको मैं टेस्ट का नाम दे देता हूँ और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूँ। ठीक है, अब उसने मुझे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अब इस क्लास का ये जो है ना ये वाला फंक्शन ये सिर्फ स्टैटिक बना है बस। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये मैंने फंक्शन बना लिया, इसको मैं नॉन स्टैटिक करता हूँ, फंक्शन एरर की वजह से मुझे इश्यू दे रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, या इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टैटिक फंक्शन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नॉन स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, अब ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास जो है वो नॉर्मल क्लास है, उसके अंदर मैंने एक स्टैटिक फंक्शन बना लिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे भी देखो, ये वाली जो क्लास है वो हमारी नॉर्मल क्लास है और उसके अंदर एक स्टैटिक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लास को स्टैटिक कर देता हूँ ना, तो वो मुझे नॉन स्टैटिक फंक्शन अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा ये भी आपको लॉजिकल समझ आ जाएगी बात की। इसी तरह सेम ये वेरिएबल में भी है, कोई भी वेरिएबल अगर लेंगे, अगर नॉन स्टैटिक क्लास है तो हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन अगर क्लास ही स्टैटिक है तो हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं ले सकते, हमें स्टैटिक डिफाइन करना ही पड़ेगा। और अगर जो है हमने स्टैटिक वेरिएबल लेना है और नॉन स्टैटिक क्लास है तो हम वो ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी ये चीज कि जब भी हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाजमी इस चीज को देखना है, जब भी हम स्टैटिक डिफाइन करते हैं ना तो हम अपने कंपाइलर को ये कह देते हैं कि भाई इसका ऑब्जेक्ट बने या ना बने। ठीक है, किसी और का ऑब्जेक्ट बने या ना बने, इसके क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो कॉल हो या ना हो, लेकिन जैसे ही मेमोरी में डाटा लोड हो वैसे ही मेमोरी में ये हमारी स्टैटिक क्लास को भी लोड कर दे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि स्टैटिक के अंदर इतनी पावर है कि भाई इसका इन फ्यूचर कोड में कहीं यूज हो या ना हो, ठीक है, कहीं पे भी ये कॉल हो रही है या नहीं हो रही, कोई गर्ज नहीं है स्टैटिक को इस चीज से। स्टैटिक कीवर्ड जहां पे आ गया ना उसको ये पावर आ जाएगी कि जैसे ही प्रोग्राम चलेगा वैसे ही इस क्लास के जितने फंक्शन होंगे जितने वेरिएबल होंगे वो मेमोरी में जाके लोड हो जाएंगे। ठीक है, और इसी वजह से पावरफुल तो है ही है लेकिन इसी वजह से खतरनाक भी है। और इसकी जो दूसरी जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि किसी भी फंक्शन का स्कोप खत्म हो, किसी भी फंक्शन की कह लो कि वो डिस्पोज कर दें, हम किसी भी फंक्शन को डी एलोकेशन कर दें उसकी मेमोरी से, लेकिन स्टैटिक की कभी डी एलोकेशन नहीं होती। वो जिंदगी भर, यानी कि अगर एक ऐसा हमने प्रोग्राम बना दिया जो कभी क्यामत तक कभी स्टॉप ना हो, ऐसा प्रोग्राम हम बना सकते हैं, इतना नॉलेज अब है हमारे पास, वो क्यामत तक कभी स्टॉप ना हो, तो उसके अंदर स्टैटिक हमेशा जिंदा रहेगी, यानी कि वो वाली क्लास के जो वो वाले मेंबर हैं या वो वाले वेरिएबल है ना, हमेशा क्यामत तक वो मेमोरी के अंदर पड़े रहेंगे।
जब यूजर ने यूज करने होंगे उसी को यूज कर सकता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी हमारी यानी कि एप्लीकेशन है बड़ी ऐसी एप्लीकेशन जो फेसबुक है, ये कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट की, ये जितने सोशल मीडिया है, ट्विटर वगैरह है, अगर इन्होंने स्टैटिक क्लास ली हुई है और उसके अंदर ऐसे मेंबर रखे हुए हैं, फंक्शन बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका तो सालों बाद या ऐसे कोई एप्लीकेशन का डाउन टाइम आता है ना, यानी कि उनका सर्वर बंद हो गया या रीस्टार्ट हो गया, तो वो अलग बात है। जो अगर होता है तो न्यूज़ वगैरह में न्यूज आ जाती है। लेकिन अगर वो नहीं होता तो जब तक वो स्टैटिक जो उन्होंने डिफाइन कर दी वो तब तक मेमोरी में रहेगी। ठीक है। इसलिए इसकी एक जो पावर है वो यही है कि भाई ये अलिव रहती है, नहीं हमेशा जो है ना ये जिंदा रहती है, ये वाली क्लास कभी भी डिस्पोज नहीं होती, कभी भी जो है ना डिस्ट्रॉय नहीं होती मेमोरी। ठीक है, जो कि अगेन एक चीज इसकी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन खतरा इसी लिहाज से है कि हमारी वो वाली मेमोरी लाइफ टाइम के लिए जो है ना वो कंज्यूम रहेगी। ठीक है। और इसी वजह से यानी कि जो है ये कब इसकी मेमोरी डीएलोकेशन होगी, जब भी हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा या हमारा वो वाला प्रोग्राम जो है ना वो स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये वाली मेमोरी जो है ना वो हमेशा उसमें रहेगी। अब हम क्या करते हैं कि एक ये स्टैटिक मेथड है, इसके अंदर एक जो है ना एक वो वेरिएबल भी ले लेते हैं इन टाइप का, जिसे हम ये स्टूडेंट है इसको हम ले लेते हैं रोल नंबर, जिसको वैल्यू भी दे देते हैं 10। अब देखो इस वेरिएबल को या इस क्लास को मैं असेस नहीं कर रहा, ठीक है, इसको मैंने ना कॉल किया है ना असेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया। देखो इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। अब यहाँ पे एक चीज देखो। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये चीज इंप्लीमेंट करूँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ। एक और ये तीसरी बात ये है कि स्टैटिक जो है ना, कभी भी स्टैटिक क्लास कभी भी अपने ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होती। ठीक है। ऑब्जेक्ट से कॉल ना होने का मतलब यह है कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। यानी कि इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होगा या रेफरेंस होगा जो पूरी एप्लीकेशन में यूज होगा। क्योंकि सही बात है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कब बनता था, हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते थे कि मेमोरी में उसके वेरिएबल्स को या फंक्शंस को या जितनी चीजें उसके अंदर यूज हुई हैं उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए। जो न्यू का कीवर्ड आता था वो मैंने आपको बताया था, यही काम करता है कि भाई इसको न्यू मेमोरी दे दो। ठीक है। तो स्टैटिक का ऐसा कोई सीन नहीं होता। स्टैटिक कहता है कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अब इधर हमने एक क्लास बनाई हुई है जो नॉन स्टैटिक, वो है कस्टम मैथ। ठीक है। अब हम कस्टम मैथ का अगर ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि वो हमारी नॉन स्टैटिक क्लास है, आई थिंक ये दूसरे उसमें है। अच्छा, इसका नाम अंदर से डिफरेंट कर दिया था। क्या है? ये मैंने ऑब्जेक्ट वन बना लिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर सकता हूँ ऑब्वियसली, ये चीज आप लोगों को क्लियर है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। लेकिन इस क्लास का ना मैं एक और भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। इस तरह करके दो बना लूं, तीन बना लूं, जितने भी ऑब्जेक्ट बना लूं। और ये चीज भी हम सीख चुके हैं कि हर ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स हैं या फंक्शन है वो अलग अलग करके डिफाइन होंगे मेमोरी के अंदर। यानी कि इस क्लास के अंदर जितनी ये मेमोरी एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, वो उतनी मेमोरी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, उतनी मेमोरी लेगा। लेकिन अगर मैं यही काम स्टूडेंट की क्लास के साथ करना चाहूँ जो कि अब स्टैटिक की क्लास है, वो मुझे क्या है नहीं करने देगा। अच्छा, इसकी मैं नेम स्पेस वापस सही कर रहा हूँ ताकि मुझे ऐड ना करनी पड़े। ठीक है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ STU इक्वल टू न्यू, ये और ये। ठीक है। उसने क्यों मना कर रहा है वो, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ स्टैटिक क्लास
इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप लॉजिकली समझो कि अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी जो हमने दो अभी डेफिनेशन देखी है कि ये जैसे ही रन होता है वैसे ही मेमोरी में डाटा एलोकेट कर लेता है और हमेशा के लिए ये जिंदा रहता है, तो फिर जो ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक अपने स्कोप के अंदर बनता है, स्कोप खत्म होता है तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि इसने डिस्ट्रॉय नहीं होना, तो जाहिर सी बात है फिर यानी कि वो ऑब्जेक्ट की वो वाली फंक्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर इसको मल्टीपल बनाएंगे, ये चीज हमने देखी है कि ये पूरी मेमोरी में जैसे ही फंक्शन सॉरी रन होता है हमारा प्रोग्राम वैसे ही बन जाता है। तो ये वाली जो बात है कि न्यू एलोकेशन करना, वो भी इधर यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए करके इसका सिर्फ, इसका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। इसको फिर कॉल कैसे करते हैं, ये कहते हैं कि इसको अगर कॉल करना है, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको डायरेक्ट क्लास नेम लिख के डॉट लगा दो, तो जो आपको चाहिए ना वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आपको कॉल करने के लिए क्या करना है, सिर्फ क्लास नेम प्लस डॉट। क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मल्टीपल नहीं बनते, इसीलिए इसे पता है कि जो क्लास होगी ना वही, यानी एक ही हर जगह वो यही यूज होगी। ठीक है, इसलिए करके इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब देखो, अब मैं वापस रन करता हूँ इसे। स्टूडेंट डॉट ये देख रहे हो, इसके अंदर 10 आ गया। लेकिन आप देखो मैंने ब्रेक पॉइंट बिल्कुल ही उसके स्टार्ट पे लगाया हुआ है, अभी पहली लाइन ही कंपाइलर की ये है। तो इसके अंदर 10 कैसे आ गया, इस क्लास को तो हमने कॉल भी नहीं किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही प्रोग्राम रन होता है सबसे पहला उसका काम, यानी कंपाइलर की अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद, जो भी कंपाइलर का कोड होगा उसके बाद सबसे पहला काम उसका ये होता है कि स्टैटिक, चाहे वो डाटा मेंबर हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो डेलीगेट्स हो, चाहे वो इवेंट्स हो, जो भी चीज है स्टैटिक से रिलेटेड, जिसके कीवर्ड में स्टैटिक आ रहा है, उन सबको मेमोरी में लोड कर ले। और अब आप इस प्रोग्राम पे जितनी मर्जी देर तक खड़े रहो या इस प्रोग्राम को जितनी मर्जी देर तक चलाते रहो, कोई ऐसा प्रोग्राम लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो अभी आपको कह रहा था कि हम लाइफ टाइम प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम लिख लो जो कभी भी ब्रेक ना हो। अनब्रेकेबल कोड, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, ये कोड चल रहा है जो कि क्यामत तक अब चलता रहेगा। लेकिन जब भी आप आओ, इसको ये काम करता है कि जहां पे हमारा कोड चल रहा है ना वहीं उसी लाइन पे ही रुक जाएगा। इसको मैं स्टॉप किया, इस वक्त ये इस लाइन को रीड कर रहा है हमारा कंपाइलर, लेकिन अब ये यहाँ पे क्योंकि इस बटन को हमने क्लिक किया स्टॉप को, तो अब ये यहाँ पे खड़ा रहेगा जब तक हम ना कहें इसे चलने को। इधर आके अभी मैं दोबारा देखता हूँ, सॉरी, दोबारा मैंने स्टूडेंट को देखा, क्योंकि अभी सिर्फ उसके अंदर डिफाइन हमने ये किया हुआ है, इंटर किया, ये देखो 10 ही पड़ा हुआ है उसके। ठीक है, और ये 2 दिन आप ऐसे ही छोड़ दो इसको, जब भी आगे देखोगे इसके अंदर, यानी कि ये जो वाली जो क्लास है इसके ये वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर हमेशा 10 ही पड़ा रहेगा। देखो ना हमने असाइन किया ना इसको डीएलोकेट कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे तो, लेकिन ये मेमोरी में हमेशा पड़ा रहेगा। ठीक है, और ये जो मैं अभी चीज देख रहा हूँ, हो सकता है आपको भी ये लगे कि कहाँ से मैं देख रहा हूँ। ये दो तरह से देख सकते हैं, एक ये है कि जहां पे आप स्क्रीन पे हो वहां पे कंट्रोल आल्ट और क्यू इंटर करो, तो आप वो वाले एनवायरनमेंट पे आ जाओगे जिस वक्त आप जहां पे खड़े हुए हो ना उस वक्त आपको किस किस वेरिएबल की एसेस है, किस किस क्लास की एसेस है, किस किस फंक्शन की एसेस है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ना एक इमीडिएट विंडो भी होती है, ये काम आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इंटर, ठीक है, वो बता रहा है कि इस वक्त इस वेरिएबल में 10 पड़ा हुआ है। और इस 10 पड़े होने का मतलब ये इसने ऐसे नहीं उठाया, ये इसने मेमोरी से उठाया, रैम से उठाया है आपकी, कि भाई इस क्लास के एड्रेस पे गया, उस एड्रेस पे फिर गया कि भाई इस वेरिएबल के एड्रेस पे गया, इस वेरिएबल के एड्रेस पे उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि बाइनरी में पड़ी हुई है, जो आप लोग कन्वर्ट करना सीख गए हो,
वो बाइनरी में जो वैल्यू पड़ी है वो 10 की पड़ी है। तो रन टाइम पे इसने हमें उठा उठा के दिखाई है ये चीज। ठीक है। तो इस तरह करके ना हम चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, अगर अब मैं देखूं कि ऑब्जेक्ट 1 OBJ1 डॉट, अच्छा इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया, लेकिन अगर उस वेरिएबल को लें तो जाहिर सी बात है, जब तक उसमें वैल्यू नहीं ना साइन करेंगे, वैल्यू साइन करने वाली लाइन पे नहीं जाएंगे, तब तक उसके अंदर वैल्यू नहीं साइन होगी। और जैसे ही उस फंक्शन से बाहर आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, वो डीएलोकेट हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आप खुद करके देख लेना, अगर कंफ्यूजन लगे तो बता देना कि भाई मैं स्टॉप कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी। मैं इसके इस क्लास के अंदर एक पब्लिक इंटीजर और इसको भी रोल नंबर ले लेता हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसको भी 10 दे देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। अच्छा, इसको मैं अब यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है? अब देखो, स्टूडेंट के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है दोबारा 10 ही पड़ा होगा, लेकिन अब जब मैं OBJ1 को देखता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर को 0 पड़ा हुआ है। ठीक है। हालांकि ये डिक्लेयर हो गया, लेकिन इसे अभी तक वैल्यू नहीं साइन हुई, इसलिए यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है। और जो इस रोल नंबर का जो स्कोप है ना, वो यहाँ तक होगा मैक्सिमम। असल में यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा नहीं सकते हम, लेकिन चलो मैं यहाँ पे करता हूँ। अब मैंने इसे कर दिया 10 असाइन। अब मैं दोबारा देखता हूँ इसे, 10 आ गया। सिर्फ एक इससे नेक्स्ट वाली लाइन पे जाता हूँ, असल में वो जाएगा नहीं, लेकिन इसको हम किसी और तरह से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसका स्कोप खत्म होने के बाद वहां पे इमीडिएट विंडो में फौरन ये रोल नंबर 0 हो जाएगा OBJ1 का। बट स्टूडेंट का स्टिल स्टेबल रहेगा 10। क्यों? क्योंकि मेमोरी में हमेशा के लिए रहता है। ठीक है। तो सेम ये सिर्फ जो है ना, यही चीजें हैं स्टैटिक की, कि जब भी हम स्टैटिक यूज करेंगे, हमने अपने माइंड में ये चीजें लाजमी रखनी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक यूज कहाँ करेंगे, तो जितनी डेंजरस लग रही है चीज, इसको हम यूज कहाँ करें। इसका यूजेज जो है ना, हम सीख जाएंगे आस्ते आस्ते कि कब ये जो है ना स्टैटिक यूज किया जाता है। लेकिन अगर मैं अभी आप लोगों को ऐसे बताऊं कि भाई देखो, जो भी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, किसी फेसबुक की एग्जांपल ले लो। ठीक है, उस एप्लीकेशन में काम क्या हो रहा है, देखो अगर एक्चुअली देखा जाए ना, फेसबुक की एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, क्या रहा है कि यूजर से डाटा ले रही है, डेटाबेस में स्टोर करवा रही है, और यूजर को जो डाटा रिक्वायर्ड है ना, वो डेटाबेस से उठा के यूजर को दिखा रही है। बस, उस एप्लीकेशन में सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है। और उस एप्लीकेशन में क्या, दुनिया की 99% एप्लीकेशन में सिवाय इस काम के अलावा कुछ भी नहीं है, कि यूजर से डाटा लेना, उस डाटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना, फिर वो डाटा जो है यूजर, यानी कि डेटाबेस से वो वाला डाटा दोबारा रीड करना, और यूजर को वापस उसके अकॉर्डिंगली दिखाना, कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसने फिल्टर लगाए हैं, जो चीजें या जो फंक्शनैलिटी वो देखना चाहता है, वो चीजें उसे शो कराना। अब देखो, इस चीज में जो एक चीज बहुत ज्यादा यूज होगी ना, वो क्या होगी, डीबी के कनेक्शन। ठीक है, यानी कि डीबी जब अभी हमने ये जो फाइल ओपन की थी, फाइल की कनेक्टिविटी बनाई थी, तो क्या हुआ था कि फाइल को कनेक्ट करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए उस फाइल के साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है, जो कि हमारी कौन सी क्लास कर रही थी, फाइल की क्लास कर रही थी। ठीक है, फाइल अपना या जो भी है, जो भी वो क्लास होती है, वो अपना एक 1 to 1 कनेक्शन बनाती है उस एलिमेंट के साथ जिसके साथ उसने कम्युनिकेट करना है।
अब इस फेसबुक वाली एप्लीकेशन में इसकी देखो कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ कितनी ज्यादा है, कि भाई वो डेटाबेस से डाटा लेके आ रही है तब भी वो कनेक्ट करेगी डेटाबेस को, डेटाबेस में के अंदर डाटा स्टोर कराने जा रही है तब भी वो कनेक्ट करेगी डेटाबेस को। और कितने यूजर हैं जो कमेंट्स ओपन करते हैं, क्या है, डाटा है। किसी की भी पिक्चर ओपन करते हैं, क्या है, डाटा है। कोई अपनी पिक्चर अपलोड करता है, डाटा है। ठीक है, हर मैनिपुलेट हो रहा है, सब चीजें डाटा में। अब उधर देखो वो डेटाबेस के जो कनेक्टिविटी बन रही है, जो कुछ भी बन रहा है, वो जब तक फेसबुक है ना तब तक वो काम रहेगा ही रहेगा। अब उस केस में जो वो वाली इंफॉर्मेशन है कि वो किस सर्वर पे वो डाटा पड़ा हुआ है, डेटाबेस का नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है, उसकी क्रेडेंशियल क्या है, कि किस तरह वो उसको कनेक्ट करे, उसका यूजर नेम क्या होगा, उसका पासवर्ड क्या होगा, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी आगे। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो चीजें उसने स्टैटिक में रखी होंगी। क्योंकि देखो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग इसलिए हाथ से भी है कि बजाय इसको कि हर बार हम नया वेरिएबल लें, नए वेरिएबल को स्टोर करें मेमोरी में, वो टाइम कंज्यूम करेगी ना। बजाय इसके कि हर बार ले हम मेमोरी को ही कंज्यूम कर लेते हैं उसके लिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको पता है कि हमारी यूज बहुत ज्यादा यूज है, उस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना, उस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए ना हम स्टैटिक को प्रेफर करते हैं फिर, कि जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। ठीक है। तो ये जो है क्या नाम है उसका, जिस तरह ये अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे ना, अगर उसमें मोबाइल उस iOS के लिए, तो उन्होंने अपने एल्गोरिदम में ये चेक लगाए हुए हैं कि, क्योंकि देखो जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं ना, चाहे वो iOS की हो चाहे वो एंड्रॉयड की हो, तो उसको क्या नाम है प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे अपलोड करने के लिए ना, हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ता है उसका, कि भाई हम ये एप्लीकेशन अपलोड करने जा रहे हैं, तो आप इसको चेक कर लें। तो उनके अपने एल्गोरिदम है जो उसके कोड को जो है ना चेक करते हैं, क्या ये फिजिबल कोड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। और जितनी ज्यादा अगर स्टैटिक क्लासेस होंगी, इस तरह की चीजें होंगी, तो वो उस कोड को रिजेक्ट कर देते हैं, कि भाई ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें इसलिए एप्पल के जो मोबाइल होते हैं वो फास्ट क्यों होते हैं, कि उनका एल्गोरिदम एंड्रॉयड के एल्गोरिदम से बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, और इस चीज को वो कैश भी कराते हैं फिर, कि भाई हमारे जो मोबाइल हैं वो ज्यादा फास्ट हैं, एप्लीकेशन बहुत स्मूथ हैं, तो हम जो है यानी कि इस चीज को वो कैश भी करवाते हैं फिर। और जब भी हम, क्योंकि मैंने तो बनाई भी है ना एप्लीकेशन, जब हम उन पे अपलोड करते हैं वो टाइम देते हैं कि 12 वर्किंग डे से 18 वर्किंग डे तक पहले, अब यानी कि पता नहीं ज्यादा या कम कर दिया उसका पता नहीं, तो वो टाइम लेते हैं। जबकि एंड्रॉइड वाले 3 वर्किंग डे से 7 वर्किंग डेज में बता देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अपलोड होने के उसके है कि नहीं है। और फिर उनके आगे यानी कि क्या होता है, कि अगर वो हम उनसे पूछ लें कि भाई क्या इसमें इशू है, तो उसके फिर वो अलग चार्ज करते हैं, कि भाई यानी कि आप ये वाली चीज रिमूव करें यहाँ से, या ये वाली क्लासेस कम करें, या ये वाले पैरामीटर कम करें, तो उस चीज के अलग चार्जेस लेते हैं। कि ऑब्वियसली उन्होंने भी अपना बिजनेस चलाना है ना। ठीक है, लेकिन अगर वो पहली बारी में भी एक्सेप्ट हो जाए तो वो भी हो जाए, ऑब्वियसली अक्सर का पहली बारी में एक्सेप्ट होता है जो इन चीजों का सारा माइंड में रख के और फिर जो है ना कोड की इम्प्लीमेंटेशन करें, तो उसमें जो है ना कोई इशू नहीं आता। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें हमारी माइंड में ना हो, सिर्फ हम बस कोड इंप्लीमेंट करने बैठ जाएं और चीजों को इंप्लीमेंट करने लग जाएं, सिर्फ बिजनेस हम इंप्लीमेंट कर दें, और जो उसके आर्किटेक्चर है या जो उसके मेन चीजें हैं जिसको हमने फोकस करना चाहिए उसको इग्नोर कर दें, तो ऑब्वियसली यानी किसी इंडिविजुअल सर्वर पे तो वो चल जाएगा, लेकिन किसी ऐसे सर्वर पे जो कि शेयरेबल सर्वर हो, या ऐसी जगह पे डिप्लॉय करना हो जो जिनकी आप अपने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया है, तो वहां पे जो है ना वो चीज फिर फेल हो जाती है। तो इस स्टैटिक जो है ना इस लिहाज से यानी कि पावरफुल भी है और डेंजरस भी है। वो सारे मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं। आप अपने पास इसको नोट्स में बनाना, उसको दोबारा यानी कि देखना है एक बार, कि और क्या क्या यानी कि इसमें हो सकता है मुझसे कुछ चीजें मिस हुई हो। लेकिन अगर आपको वो नई चीज लगे तो ग्रुप में भी शेयर करना, और वैसे यानी कि अगर लगे कि उन चीजों की अगर समझ ना आए तो आप वैसे शेयर करना, हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेन स्टैटिक था ना वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लो, तो वरना असाइनमेंट की तरफ जाके हम क्लोजअप करते हैं इसे। हाँ जी, समझ आ गई फिर स्टैटिक की सारी। हाँ जी। चलो अब हमारे हमें जो है ना ये इस तरह का जो कीवर्ड है ना, ये नहीं हमें अब तंग किया करेगा कि स्टैटिक क्यों लिखते हैं, तो इसलिए
कुछ चीजें होती हैं वो पहले जो है ना, मैं इसलिए आप लोग कह रहे थे अभी नहीं करेंगे, पर देखो क्लासेस से पहले अगर हम स्टैटिक पे चले जाते तो हमें उस तरह की समझ नहीं आनी थी। तो इसलिए जो है ना, अगर वो कोई चीज हो। और एक एक और चीज जो मैं हर बार कहता हूँ कि बताऊंगा, लेकिन कहना भूल जाता हूँ, कुछ चीजें जो मैं कहता हूँ ना कि भाई ये टू डू लिस्ट में डाल दो कि हम बाद में करेंगे, वो काइंडली अपने पास ना कहीं नोट्स रखो कि जो लिख लो कि हाँ ये हमने बाद में करनी है। ठीक है। तो अब आपको नहीं पता कि वो कब करनी है, लेकिन आप पूछ सकते हो कि भाई ये वाली हमारी, यानी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि ये वाली हमारी चीजें हैं जो पेंडिंग है अभी, जो आपने कहा हुआ था कि बाद में देखेंगे। तो उसको फिर मैं देख लूंगा कि भाई क्या वो चीजें अभी कवरेबल हैं, यानी कवर हो सकती हैं। तो कि भाई वो वाले टॉपिक जिसकी वजह से मैंने कहा था कि ये पेंडिंग होनी चाहिए, क्या वो टॉपिक हम लोगों को क्लियर हो गया है? अगर हो गया तो फिर उसको जो है ना हम चीजों को एड्रेस करके उससे भी बाइंड अप कर दिया करेंगे। ठीक है। तो वो काइंडली जब भी इस तरह की चीज मैं कहूँ ना, वो अपने पास कोई ना कोई यानी कि रजिस्टर पे लास्ट पेज उससे बना लो, जिसपे जनाब ये सिर्फ पॉइंट लिख लिया करो कि ये हमने अभी डिस्कस करना है, इसका नॉलेज जो है ना अभी नहीं है हमारे पास। तो उससे जो है ना फिर हम इस तरह एड्रेस कर लिया करेंगे। बाकी असाइनमेंट के लिहाज से जो है ना, आज मैं ये चाहूंगा कि आप इस चीज पे प्रैक्टिस करो। अच्छा, ये जो है ना, ये प्रैक्टिस जो मैं देता हूँ इसका कोई ताल्लुक नहीं है कोड चैलेंज से। जो कोड चैलेंज है वो हमारे चलते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। क्योंकि ये जो नई चीजें सीखोगे इसकी जैसे प्रैक्टिस जरूरी है। सही प्रैक्टिस तो हम इसकी करेंगे जब हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत हाव नाव के तौर पे सीख लेंगे। ठीक है, उनमें हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं उनमें डिटेल में जाऊंगा भी नहीं। ठीक है, वो बेसिक लेवल पे हम सीखेंगे। क्योंकि उसके जो है ना, यानी कि ये कह लो कि अक्सर जगह पे ये होता है, बल्कि मेजोरिटी जगह पे ये होता है कि CSS और HTML के जो डेवलपर होते हैं या जो होते हैं ना कोडर, वो सेपरेटली हायर किए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इवन के अभी मुझे अब्दुल मोइस का नहीं पता, लेकिन शुबाज का जो है, इवन कि वो शुबाज के साथ ही बैठता है जो शुबाज को HTML और CSS का काम करके दे रहा है। ठीक है। और ओब्वियसली उस फील्ड में हम इतने एक्सपर्ट हो भी नहीं सकते, कोई भी नहीं हो सकता इतना एक्सपर्ट कि भाई उसकी यानी कि वो चीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और इधर से प्रोग्रामिंग साइड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ठीक है, लेकिन उसका जो है ना, यानी कि एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जिस तरह अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे तकरीबन जो है ना टोटल डेवलपर हम लोग 40 के अराउंड है। ठीक है, उन 40 में जो है ना सिर्फ दो हमारे पास जो हैं, जो कह लो कि प्रोफेशनली HTML और CSS के डेवलपर हैं। ठीक है, जो सिर्फ वही काम करते हैं। लेकिन बाकी देखो, बाकी 38 जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ बैक एंड कोड डेवलपर की हैं। क्योंकि बिजनेस इन्होंने इंप्लीमेंट करना होता है ना। याद है पहले लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को बात कही थी कि जब भी कोई कोठी बन रही होती है उसमें जो सबसे अहम रोल होता है ना, ये वो उसका होता है जो नक्शा बना रहा होता है। जो नक्शे को एक सॉफ्टवेयर में बनाता है, उसका जो प्रिंट जो है ना वो आगे क्लाइंट को देता है। सबसे इंपॉर्टेंट वो पर्सन पर्सन होता है। वो चाहे एक बिल्डिंग बन रही हो, चाहे वो एक कह लो कि कोठी बन रही हो, सबसे अहम रोल उसका होता है। अगर उसने नक्शा अच्छा बना दिया ना, तो सदियों तक वो बिल्डिंग चलेगी। लेकिन अगर वो नक्शा अच्छा नहीं बनाया उसने, तो चाहे ठेकेदार जैसे मर्जी लगा लो, जितने मर्जी एक्सपीरियंस बंदे लगा लो, तो आपको जो है ना वो कभी ना कभी जो है ना वो धोखा दे सकती है वो बिल्डिंग, या वो जो भी यानी कि कोठी वगैरह है। और ये चीज सिर्फ उसमें नहीं है, किसी भी किस्म की चीज हो, किसी भी किस्म की, यानी कि छोटी से छोटी चीज भी हो ना, उसमें भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोई आपने बिजनेस शुरू करना हो, तो सबसे पहले जो जिसे बैकएंड कहते हैं या कोर कहते हैं ना, वो आपकी वही चीज होगी कि आप लोगों ने डिसीजन क्या लेना है उधर। यानी कि बाकी चीजें, मशीनें भी आ जाती हैं, लेबर भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो मेन जो चीज है ना, आपने बिजनेस को कैसे इंप्लीमेंट करना है, मेन चीज वो होती है। ठीक है, और उसी बिजनेस पे आगे ऑर्गेनाइजेशन आपकी खड़ी होती है। आपका बिजनेस गलत है, आगे क्लाइंट को वो बिजनेस सही तरह नहीं मिल रहा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, यानी कि सही इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन जब होगी, जब हम ये तीन चीजें सीख लेंगे: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट प्लस डेटाबेस। क्योंकि डाटा, अगेन मैं यही कहूंगा कि हर काम हमारा डाटा पे होगा। डाटा लेना, स्टोर करवाना, डाटा दोबारा लेना और यूजर को शो करवाना। सही इम्प्लीमेंटेशन जब होगी। लेकिन अभी भी जितनी आप लोगों से, जितनी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करो, तो वो आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने फाइल को देखा। इस फाइल को जो है ना आप देखो कि भाई फाइल को, यानी कि ये वाली असाइनमेंट कर लो अपनी, यानी प्रैक्टिस के तौर पे, कि फाइल के अंदर डाटा रीड कैसे करना है, फाइल के अंदर डाटा राइट कैसे करवाना है। किसी भी, अगर मैं फोल्डर का उसे पास दूं, उस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स हैं वो सारी यूजर को शो करवाओ। ठीक है, उसके काउंट शो करवाओ, फाइल का नेम गेट करके वो नेम शो करवाओ यूजर को। ठीक है, इस तरह करके जो है ना, यानी कि कह लो कि कोई नया फोल्डर क्रिएट करो बाय कोड, कोई नई फाइल क्रिएट करो बाय कोड।
ठीक है, इस तरह के काम जो है यानी कि आप करो प्रैक्टिस के तौर पे, ये प्रैक्टिस के तौर पे मैं कह रहा हूँ, कोड चैलेंज अलग होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आप लोगों की चीज, ये वाली चीज स्ट्रॉन्ग कर देगी कि हमने कैसे नेम स्पेस यूज करनी है, कैसे उसकी जो है ना क्लास यूज करनी है, और कैसे उसके अंदर का फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना है। और तरीका ओपन चॉइस है इसके अंदर, यानी कि आप जाओ गूगल पे, देखो गूगल पे लिखो, और वहां से चीजों को जो है ना सर्च आउट करो। ठीक है, तो इस पे जाना आप अपना हाथ अच्छा कर लो। और अब आपके सामने अगर स्टैटिक आता है, यूजिंग आता है, सिवाय फॉर ईच के, फॉर ईच के अलावा जो है ना आप अपने पास वही लूप लगा लेना, फॉर लूप लगा लेना। फॉर ईच पे अभी तक हम नहीं जा सकते जब तक जो है ना हम लोग कलेक्शन ना देख लें। जिस दिन हमने कलेक्शन देख ली ना, 10 मिनट में आप लोग का फॉर ईच लूप खत्म हो गया। और फिर आप लोगों को सही पता चलेगा कि वाकई ये जो जब जब से फॉर ईच आया था, इसने कितनी आसानियां दुनिया में पैदा कर दी। ठीक है, तो ये जो है ना आज की प्रैक्टिस के लिए ये काम है। तो बाकी कोड चैलेंज जो है ना मैं कल दूंगा आप लोगों को। कल हम इंशाल्लाह जो है ना रिकर्जन करेंगे, कि रिकर्जन को अच्छी तरह हमने समझना है। ठीक है, वो ये कह लो कि लॉजिक हमारी कितनी अच्छी है ना, वो हमें कल पता चलेगी। लॉजिक कह लो या कंपाइल, जिस तरह हमारे माइंड में जब कंपाइलर को मैंने आपको कंपाइलर की तरह रीड करो, वो हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें कल पता चलेगा। ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह रिकर्जन देखेंगे। तो आज जो है ना प्रैक्टिस के तौर पे ये वाली असाइनमेंट करो कि भाई जो मैंने अभी बताई है, फोल्डर गेट करो, फाइल्स गेट करो, फाइल के अंदर डाटा रीड करवाओ, डाटा राइट करवाओ। ठीक है, और न्यू फोल्डर क्रिएट करो, न्यू फाइल क्रिएट करो। ठीक है, और अभी टेक्स्ट फाइल पे रहना। काम आप अभी ये भी कर सकते हो कि एक्सेल फाइल गेट करो, एक्सेल फाइल रीड करो। काम आप ये भी कर सकते हो कि मल्टीपल फाइल्स को जिप कैसे करना है। ठीक है, काम आप ये भी कर सकते हो पीडीएफ को रीड कैसे करना है, सारे काम अब आप कर सकते हो। लेकिन अभी सिर्फ टेक्स्ट फाइल पे रहो। टेक्स्ट फाइल तक जो है ना अपना, यानी कि ये जो चार पांच जो टास्क है ना, इसको कंप्लीट करो यूजिंग क्लासेस, नेम स्पेसिस और उनके फंक्शंस। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है, वरना फिर हम बाइंड अप करते हैं इसे। क्लियर है। अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर थी। शेयर स्क्रीन। क्लियर है। अच्छा, चलो ठीक है फिर है।